नमस्कार। आज हम आपको प्यारे बच्चों कक्षा 8 में जो लाख की चूड़ियां पाठ है इसका हमने सारांश भी कराया, प्रश्न उत्तर भी कराया कि किस प्रकार से बदलू के जीवन में परिवर्तन आ गया मशीनी युग के कारण और लाख का क्या क्या उपयोग है। लाख का वास्तव में वस्तुओं के निर्माण में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं, गोलियां बनती हैं, सजावट के विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। आज हम बात करते हैं भाषा की बात। आप पुस्तक में देखिए, यदि आपका पुस्तक है, नहीं है तो हमने यहां पर लिखा है, देखिए, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहां संभव है। दो वाक्यों में पहला है बदलू को किस बात की चिढ़ थी, किसी बात की चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। आपको बता रखा हमने कि बदलू कांच की चूड़ियों से चिढ़ा था। क्यों चिढ़ने लग गया था? क्योंकि लोग कांच की चूड़ियां पहनेंगे, शहर से लाएंगे, मशीनों से बनी हुई चूड़ियां पहनेंगे, तो उसके हाथ की बनी हुई चूड़ियां कोई नहीं पहनेगा। कोई नहीं पहनेगा तो बदलू का कारोबार कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बदलू ये कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहां संभव है। ये बात भी सत्य है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख में संभव नहीं है। लेकिन इन दोनों बातों को मतलब हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो दो बातें समझ में आती हैं कि बदलू को एक बात की चिढ़ है कांच की चूड़ियों से, कि कांच की चूड़ियां क्यों चिढ़ है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि वो कांच की हैं, इसलिए नहीं कि जो है वो सुंदर होती है, बल्कि इसलिए कि उसके कांच की चूड़ियों की वजह से उसका व्यापार कम हो रहा है। लेकिन दूसरी बात खुद कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो उसमें संभव कहां है। इसको हम ऐसे बताते हैं आपको। अब इसमें दो प्रकार की मनोदशा दिखाई गई है। जैसे एक ने कहा, मैं मेरे घर में आया, कोई मेहमान आया है मेरे घर में, तो मैंने कहा अच्छा बेटा पानी लाओ, मेरा बच्चा पानी लाया। उसने कहा बड़े आज्ञाकारी हैं आपके बच्चे। मैंने कहा हाँ, और पहले जैसे औलाद कहा। अब ये दो अर्थ हो गए यहाँ पर कि पहले जैसे बच्चे अर्थात पहले आज्ञाकारी होते थे, क्या ये आज्ञाकारी नहीं है? अर्थात आज उसमें परिवर्तन हो गया है। तो ये जो हम दूसरे को सुनाने के भाव से कुछ मतलब सत्य बातों को कह करके किसी को हम मन की पीड़ा, मन दुखी मन से कोई बात कहते हैं तो उसको व्यंग्य कहा जाता है। एक हिंदी साहित्य में जो है कहानी का एक अंश है व्यंग्य विधा। कहानी की विधाएं होती हैं, गद्य की विधाएं होती हैं। गद्य में कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है और आत्मकथा है, जीवनी है, इसी में आलोचना है, इसी में एक व्यंग्य होता है। हरिशंकर परसाई जो है आधुनिक युग के व्यंग्य के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। वैसे हरिश्चंद्र ने भी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग्य अच्छे लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यंग्य की बात को हम अब समझते हैं, ध्यान पूर्वक जो हम इसको समझते हैं तो व्यंग्य में बोले गए वाक्यों का अर्थ उससे भिन्न होता है। जैसे हमने कहा आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने में मिलता है कि उनके हृदय में छुपा हुआ दुख व्यंग्य के रूप में देखने उनका कहते हैं आजकल की संतान बुजुर्गों का अधिक सम्मान नहीं देती है। ये आजकल की पुरानी जैसी औलाद मतलब हाँ आजकल कहाँ सम्मान देती है। तो ये व्यंग्यात्मक भाव हुआ। तो पहले वाक्य में तो उसको चिढ़ है, इसलिए व्यंग्य कर रहा है कि जो सुंदरता हम चिन्हगारे नहीं बदलो भैया, ये सुंदर भी तो होती है। हाँ, जो सुंदरता कांच में है या कांच की चूड़ियों में है वो लाख में कहा। अर्थात यहाँ पर जो है व्यंग्यात्मक है। जब किसी बात को मन के व्यथा के साथ और सकारात्मक भाव से कहा जाए ताकि सुनने वाले को भी परेशानी न हो, सुनने वाला भी दुखी न हो और बात का जो दुख है वो भी स्पष्ट हो जाए, जो अंदर जो बात है वो भी स्पष्ट हो जाए, उसको व्यंग्य कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे व्यंग्य किसी बात को, इसका अगर सूक्ष्म रूप में हमने लिखना है व्यंग्य की व्याख्या आपके कक्षा 8 के हिसाब से बता रहा हूं। और व्यंग कहते हैं लोग, ये भी ध्यान रखिए, हमने यहाँ व्यंग्य लिखा हुआ, व्यंग्य होता है, व्यंग नहीं, व्यंग कहते हैं लोग। व्यंग्य आप सीखिए इसको, व्यंग्य तो किसी बात को भाव बदलकर बोलना या सुनाना व्यंग्य कहलाता है। कटाक्ष भी कहते हैं। आपके अगले जो पाठ है बस की यात्रा पाठ है वो एक व्यंग्यात्मक लेख है।
वो कहानी जो है व्यंग्य पर आधारित है, उसको हम बताएंगे, वहां पर आप इसको स्पष्ट कर लेंगे। अब हम इसके दूसरे चरण में चलते हैं, जहां पर है कि बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है। आप देख रहे हैं बदलू जो है कहानी की दृष्टि से क्या है, बदलू कहानी की दृष्टि से, बदलू कहानी की, ये कहानी है आपके पास एक कामतानाथ जी की, कहानी की दृष्टि से पात्र है। कहानी की दृष्टि से क्या है, पात्र है। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है। अब भाषा की अगर हम बात करते हैं, हम भाषा की बात पढ़ा रहे हैं, इसको समझ रहे, पढ़ा तो क्या रहा हूं मैं, मतलब आपका और हमारा जो एक संवाद चल रहा है, एक तरफा संवाद, वन वे ट्रैफिक, लेकिन जो भी है हम समझ रहे हैं, मतलब शीघ्र प्रयास कर रहे हैं। तो भाषा की बात, ये जो व्याकरणिक भाव में ये जो है संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा। क्यों, जब कोई जो बोलता है, जो कार्य को करता है, जो करता होता है, वो संज्ञा होता है। और संज्ञा जरूरी नहीं है कर्ता संज्ञा ही हो, कर्ता सर्वनाम भी होता है। यह वह, इस प्रकार से यह पुस्तक लाया, यह व्यक्ति पुस्तक लाया, लेकिन यहाँ बदलू शब्द जो है वो संज्ञा है। संज्ञा क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के नाम को, प्राणी के नाम को, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ बदलू संज्ञा है। अब वस्तु, स्थान, भाव, विचार भी होता है संज्ञा, विचारों का भी। और भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाव में जो है और अभिव्यक्ति जो है, विचार जो है, वो भी संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा के तीन भेद हो जाते हैं। संज्ञा जो है इस प्रकार से, तीन प्रकार से हो जाती है। जब नाम वगैरह आता है तो व्यक्तिवाचक, जैसे व्यक्ति का मतलब एक प्रकार से उसका नाम वगैरह आना, उसमें व्यक्ति का भाव आना, जैसे लज्जा, रज्जो, आम, कांच, गाय, हाथी, जिसमें नाम मतलब एक प्राणी वगैरह आते हैं, जिसमें सब नाम आता है किसी का, वो हो गया व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में एक विशेष बात, जैसे हमारा चरित्र है, स्वभाव है, वजन है, आकार है, या कक्षा है आपकी, औरत कहते हैं हम, मनुष्य कह देते हैं हम, ये इस प्रकार से जातिवाचक। और भाववाचक, जिसमें भाव आता है, सुंदरता का भाव, सत्यता का भाव, अच्छे का भाव, ये जो है भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, नाजुकता, प्रसन्नता, ये आज जो है ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो ऐसी संज्ञाओं को आप बना सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे संज्ञा को जैसे मैंने बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला, रज्जो, आम, काच, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि। इसके द्वारा जाने जाने वाली संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा में जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं आप चुनकर लिखेंगे। मैं आपके लिए उत्तर दे रहा हूं यहाँ पर, जैसे बदलू, बेलन, मचिया, मामा, जमींदार, बदलू, ये चीजें जो बताई मैंने अभी आपको। जातिवाचक में आता है आदमी, मकान, शहर, स्त्रियों, बेटी, बच्चे, चूड़ियों, चारपाई, ये जातिवाचक, अर्थात एक विशेष समुदाय पूरे उसको बताएंगी वो। कक्षा है जैसे आपकी। भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि, व्यथा, प्रसन्नता, शांति, बीमार। और अब हम आपके लिए ले आ रहे हैं कि बदलू के घर और उसके आसपास के दृश्य का वर्णन संक्षेप में कीजिए। ये आपके पास प्रश्न है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, बदलू का मकान एक ऊंचे स्थान पर बना था। मकान के पास एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिससे वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उससे सलाख में लगाता। सलाख से फिर बदलू सुंदर चूड़ियां बनाता, उसमें रंग करता। इस प्रकार से आप इसको, कहानी को, जैसा कि हमने बताया है, एक आप संक्षेप रूप में, मैंने प्रथम दिन आपको बताया था, ये इसमें मैं दे भी रहा हूँ हल्का सा, इसको आप जो है तैयार कर लेंगे। बोली में कई शब्दों का उच्चारण बदल जाता है।
नंबर 3 पर है, गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण बदल जाते हैं। वास्तव में जब हम बोलते हैं किसी बात को तो उसका उच्चारण बदल जाता है। हर क्षेत्र के हिसाब से भाषा का जो ध्वन्यात्मक रूप होता है, टोन कहते हैं जिसको हम, उसमें वहां की संस्कृति और वहां की बोली का प्रभाव पड़ जाता है। तो बदलू जो है वो कहता है वक्त को बखत कह देता है, उसको समय कहते हैं। उम्र को वय या आयु, उम्र, और इसी तरह के अन्य शब्द भी होते हैं, तो जो हमारे पुस्तक में भी होंगे और हमको ये ढूंढने चाहिए। तो इसमें से मैं कुछ शब्दों को आपको बता देता हूं, आप सीखिए। ये उम्र है, फिर मर्द, मर्द, भैया, भैया, भैया भैया कहते हैं हम, भैया होता है जैसे शुद्ध, ग्राम, गांव। इस प्रकार से काफी शब्द ऐसे हैं इस प्रकार से जो प्रयोग में लाए जाते हैं, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। इसमें सरल है, जैसे मैंने कुछ आपको नहीं बताए थे शब्दार्थ। पगड़ी, पगड़ी माने सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला एक लंबा कपड़ा, उसको पाग भी कहते हैं। शीश पगान झगातन में, पाग माने पगड़ी। ये मरहम पट्टी अर्थात जख्म का इलाज करना, जैसे उसकी बहन गिर गई मामा की लड़की तो उसने मरहम पट्टी कराई, तो उसको पट्टी लगा करके बांधना, उसको मरहम पट्टी करना कहते हैं। मचिया, बैठने का मैंने उस दिन ही बताया था आपको, सुतली और वो आजकल तांत वगैरह का भी बनता है, रबर प्लास्टिक का भी। तो चौकोर खाट टाइप की छोटी छोटी, जैसे हमारा मोड़ा होता है। और मुखातिब होना मतलब सामने देख करके बात करना, मुखातिब होना प्रस्तुत होना, सामने बात करना। और डलिया, डलिया गांव का शब्द है, बांस की एक छाबड़ी जैसे हमारे गांव में होती है, छोटा बर्तन यानी कि छाबड़ी टाइप की। छाबड़ी उससे छोटी होती है, बड़ी उससे होगी तो डलिया होता है। और फबना, फबना माने सुंदर लगना, अच्छा लगना। तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी कीजिए, सरल है। हम अब अगले उसमें चर्चा करते हैं आपके बस की यात्रा, जो आपका पाठ 3 है। इसलिए यहाँ तक आप जितना हो सकता है संभव आप प्रयास कीजिए, शुद्ध लेख में लिखिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे शिष्यों को, अभिभावकों को और मित्रों को जो है ये ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बार बार लिंक भेजने की व्यवस्था नहीं हो पाती है बना। तो आप केवल मेरा फोन नंबर डाल दीजिए 94 56 39 38 22। मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ, प्रवेश चंद्र जोशी, प्रवेश चंद्रा @gmail.com, या प्रवेश चंद्र जोशी GIC चौखुटिया भी लिखेंगे, तब भी आप गूगल में भी सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इसको। आप केवल प्रवेश चंद्र जोशी सत्यप्रेमी डालें, फिर फोन नंबर डालें 94 56 39 38 22 945639382222 PRAWESHCHANDRA चंद्रा @gmail.com, PRAWESHCHANDRA जोशी GIC CHAUKHUTIA चौखुटिया। इतने में से कुछ भी डालेंगे आप। पहले तो आप गूगल में केवल 94 56 39 38 22 डालेंगे तो मेरा कोई न कोई आ जाएगा आपके लिए वीडियो। हो सकता है आपकी कक्षा का न हो, या हो सकता है वो व्याकरण का हो, क्योंकि मैंने आपको रो की भी बताया, अनुस्वार भी बताया, नासिक भी बताए, और उसका हल बताया, हलंत बताया, रेप बताया रो का, और भी बता रखे संस्कृत के जो है प्रथम जो है वो बता रखे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रकार का, विभक्ति बता रखी है हल्की सी, तो वो आ सकते हैं। लेकिन आप उसको खोलेंगे, वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके आपको अपने पाठ का मिल जाएगा। इसी प्रकार के 9-10 वाले भी कर सकते हैं, अगर उनका दूसरा खुल जाए तो इसको करें और उनका मिल जाएगा। भजन मिल जाएंगे, इसी में हमने इन पाठों को भजन के रूप में भी डाल रखा है। अभी हमने केवल परशुराम लक्ष्मण संवाद डाल रखा, बाकी सारे पाठों के जो अच्छे अच्छे पाठ हैं इस प्रकार गेय पदों में, भक्ति काव्य के रूप में, उनको हम तबला हारमोनियम के द्वारा, अच्छे संगीत के द्वारा हम उसको उसमें डालने का प्रयास करेंगे, ताकि मेरा उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि ये धरोहर है, ये हमारी संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, ये हमारी धरोहर है। तो ये कंठानुकंठ एक दूसरे के पास जाना चाहिए, सुंदरता से, स्वच्छता से, ये एक दूसरे के पास शुद्धता से जानी चाहिए। इसलिए हमेशा मैं आपको निवेदन करता हूँ, आज पुनः कह रहा हूँ, आप सीखिए, मन लगा करके सीखिए। आपसे ही उज्जवल है हमारे देश का भविष्य। इसलिए पहले शुद्धता का ध्यान रखिए, उसके बाद सरलता का ध्यान रखिए, उसके बाद सहजता का ध्यान रखिए। ये तीनों का ध्यान रखिए तो आपके लिए कोई भी पाठ्यक्रम, किसी भी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम आपके लिए कठिनाई पैदा नहीं कर सकता है, चाहे वो आपको कितना ही कठिन लगता हो। लेकिन आपके अंदर पहले उसके प्रति
एक शुद्धता से उसको ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। फिर सरलता पूर्वक उसको कठिन, कोई गणित का ही सवाल है, अगर आप कठिन क्यों ले जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सरलता से, जितना सरल हो पाएगा। फिर सहजता से, जिसमें आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।